Namaste everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. This is the first part of chapter 4, that is carbon and its compounds. चैप्टर 3 में हमने कई कंपाउंड्स के बारे में जाना, राइट, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स वो बनाता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, राइट। बॉन्डिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स का, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4.1। इसमें हमें क्या करना है, सुबह से हमने जो भी चीज़ें कंज्यूम की हैं या फिर यूज़ की हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट हमें बनानी है, राइट। और उनको हमें इस तरीके से कि जो चीज़ें मेटल से बनी हुई है, ग्लास या क्ले से बनी हुई है, या इनसे अलग कोई चीज़ है, उनको इस तरीके से हमें एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। तो जो चीज़ें हम घर में देखते हैं या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, टैप, मोबाइल फ़ोन, फैन, यूटेंसिल्स, ये किससे बनी हुई है? सब मेटल से, है ना। ऐसे ही ग्लास या फिर क्ले से क्या बना होता है? वॉच, मिरर, बल्ब, यूटेंसिल्स, टॉयज, ये क्ले से बने हो सकते हैं, है ना। और इन दोनों से अलग जैसे फूड हो गया, बुक्स, कॉम्ब, बैग, क्लॉथ, ये सब क्या है? जो मेटल और ग्लास या फिर क्ले से नहीं बनी हुई है, इनसे अलग कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब जो ये लास्ट कॉलम है हमारे पास, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो जितने भी ये आइटम्स हैं, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से, राइट। तो अगर हमें किसी भी आइटम को टेस्ट करना हो, ठीक है, कि वो कार्बन से बनी हुई है या कार्बन कंपाउंड से बनी हुई है या नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वो उसको मिल्की बना देता है ना। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, राइट। तो जो फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन, बुक्स, इस तरीके की काफी सारी चीजें जो हमने ऊपर लिखी हैं, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? एक वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन से, ठीक है। यहाँ तक कि जो भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक। अब जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है या फिर अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसमें जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है कार्बन, राइट। जैसे अर्थ क्रस्ट में तो सिर्फ 0.02%, ठीक है, कार्बन हमें मिलता है। किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, राइट। और एटमॉस्फेयर में ये 0.03% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। तो इतनी स्मॉल अमाउंट में कार्बन जो है हमारी नेचर में प्रेजेंट है, इसके बावजूद इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जानेंगे कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे, राइट। हमने चैप्टर 3 में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा था कि आयनिक जो कंपाउंड्स है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसमें बॉन्डिंग कैसे होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, क्योंकि वो आयंस बना लेते हैं, ठीक है। ये सब हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर क्या होता है, उसी के बेसिस पे जो ये प्रॉपर्टीज थी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब उसके बेसिस पर ही एक्सप्लेन थी, राइट। तो इसी तरीके से हम कार्बन कंपाउंड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। तो हमने चैप्टर 2 में ये देखा था कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। और यहाँ पर हमें डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। अगर हम इनको कंपेयर करें विद आयनिक कंपाउंड्स तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है।
इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए वो इजीली मेल्ट हो सकते हैं, है ना, या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इसीलिए कम है। और क्योंकि ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो बॉन्डिंग है इन कंपाउंड्स में वो किसी तरीके की आयंस नहीं देंगी, है ना। अगर आयंस प्रेजेंट होते तो फिर वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, जैसे कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स थे, राइट। तो क्लास 9 में हमने जो वेरियस एलिमेंट्स थे उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि वो किस तरीके से डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हमें पता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, है ना। और हमें पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वेरियस शेल्स में वो हम किस तरीके से करते हैं, है ना। तो कार्बन को हम सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, राइट। और हमारे पास जो शेल्स होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं KLM एंड सो ऑन, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से ये न्यूक्लियस है और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है ये फर्स्ट शेल यानी K, राइट। और ये है हमारे पास L शेल। हमें पता है कि जो K शेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो वो 4 किस में आ जाएंगे L शेल में। लेकिन हमें पता है कि जो L शेल की टेंडेंसी है वो कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो यानी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स कम है टू कंप्लीट द L शेल, इसीलिए यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की वो किसके बेसिस पर एक्सप्लेन होती है, उनकी जो टेंडेंसी है टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। जैसे कि कार्बन के केस में हमारे पास L शेल जो है ये आउटर शेल है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब जो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें तो क्या होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर लूज कर लेते हैं, ठीक है, टू कंप्लीट द आउटर शेल, है ना। लेकिन कार्बन के केस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अब उसे कंप्लीट करने के लिए या तो वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे किसी एलिमेंट से गेन करे, इसी की हेल्प से वो अटेन कर सकता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को, है ना। अब अगर वो हमारे पास दो केसेस होते हैं, या तो वो गेन करे या फिर लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फॉर्म करेगा C4 नेगेटिव एनायन, है ना। लेकिन उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना किसी से बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के पास जो है कितने प्रोटॉन्स थे 6, और उन 6 प्रोटॉन से होल्ड करना 10 इलेक्ट्रॉन्स को यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही अगर वो लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फॉर्म करेगा C4 पॉजिटिव कैटायन, है ना। लेकिन उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए अपने शेल्स से, है ना। तो जो कार्बन है वो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करता है, बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। और कार्बन की तरह ही बाकी भी कई एलिमेंट्स है जो इस तरीके से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं टू द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द बोथ एटम्स, ठीक है। जिन्होंने भी शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की उन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दोनों जो एटम्स है वो क्या अटेन करते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ जो सिंपल मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 1, राइट। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 1, यानी उसके जो
आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ठीक है, अब इसको अपना ये फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा, राइट। अब उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो हमने पहले भी देखा है डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से H एटम और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही दूसरा जो H एटम है उसका इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से शेयर करेगा, राइट, और ये इस तरीके से। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जगह और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके भी हम ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट। तो इस तरीके से शेयर करके जो H2 मॉलिक्यूल बना, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो किसके इक्वल हो गई, जो नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 17, राइट। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17, राइट। और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन नेक्स्ट में 8, और उसके बाद कितने वैलेंस बचे, 7। अदरवाइज इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। तो इसको, इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1, राइट। अब जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, इस तरीके से। और ऐसे ही जो दूसरा क्लोरीन एटम है उसके वैलेंस, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अब ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा और ये इस तरीके से शेयर करेगा। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट हो गया। तो जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, उसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन की, नोबल गैस की, आर्गन की। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन में अगर हमें बॉन्ड शो करना हो, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, राइट। अब ये तो थे सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, सिंगल लाइन से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। इसी तरीके से डबल बॉन्ड भी बनता है। अब हम केस ले रहे हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 8, राइट। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो 2 और 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और ये इसके करेगा, इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस और इस पेयर के लिए एक लाइन और इस पेयर के लिए दूसरी लाइन। इस तरीके से हम जो O2 हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है उसके लिए अगर हमें बॉन्ड शो करने होंगे तो डबल बॉन्ड हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, अब फर्दर हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से, है ना। यहाँ पर 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हमें पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के 6, और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एटम इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरीके से।
अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो दोनों एटम से इसको मिल जाएंगे। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये मिला और एक दूसरे एटम को ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से। और सिंगल बॉन्ड हम किस तरीके से शो करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास जो वाटर है उसका हमें कोवेलेंट बॉन्ड जो शो करने हैं वो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये भी इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। ठीक है, तो 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अब इसके पास इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब इस केस में इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन का। अब इस एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो अपने नेबरिंग नाइट्रोजन एटम से शेयर करेगा, और इसको भी चाहिए तो ये इस तरीके से शेयर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर हो गए, तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, 1 2 3। ये है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, इसको हम NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस केस में हमारे पास 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयरिंग के लिए। अब इस केस में नाइट्रोजन के पास इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 3 हमारे पास है हाइड्रोजन एटम और उनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन एटम को चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस तरीके से इन तीनों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का इस तरीके से शेयर करेगा। अब हमारे पास यहाँ 1 पेयर है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया, अमोनिया का, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड होता है उसको कहते हैं मीथेन। ठीक है, ये है CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, और इसको वाइडली किस में यूज किया जाता है, एज अ फ्यूल। ठीक है, मीथेन को। और ये मेजर कंपोनेंट किसका है, बायोगैस का एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट कंपाउंड्स में से है कार्बन के। ठीक, अब हमें पता है कि अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे, हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4 और हाइड्रोजन की है 1। ठीक, CH4 हमारे पास क्या हो गया, मीथेन। तो ये है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन शेयर करेगा इसके साथ, हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब कार्बन के पास जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन एटम्स के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके बॉन्ड्स बनते हैं उनको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके जो बॉन्ड्स होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी, और विद इन सिंगल मॉलिक्यूल होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने मीथेन का केस लिया था, इसमें इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, तो सेम मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे ये स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन दूसरे मीथेन के साथ अगर ये बॉन्ड बना रहा है तो वो वीक होंगे। ठीक है, और इसकी वजह से जो
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो कम होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स और कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हुआ, जैसा कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में तो आयन फॉर्म हो जाते हैं, राइट, तो इस वजह से वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, जो भी होंगे, वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट मोर टू नो सेक्शन में हमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ईच ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। कोई भी एलिमेंट अगर दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिजिकल फॉर्म में, तो उसको हम एलोट्रोप कहते हैं, उस कंपाउंड, उस एलिमेंट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन के केस देखें तो उसमें हमारे पास ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, ये एलोट्रोप्स किसके हैं, कार्बन के, ठीक है। अब इन दोनों के केस में अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट का केस देखें तो जो मैनर है जिसमें कि कार्बन एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो अलग अलग है। डायमंड के केस में तो हर एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ग्रेफाइट के केस में जो भी कार्बन एटम है वो बॉन्ड कर रहा है 3 अदर कार्बन एटम से, ठीक है। और ये सेम प्लेन में होकर के क्या हेक्सागोनल एरे बनाते हैं, ठीक। और इनमें क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो अगर वो 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उनमें से एक के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ताकि जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए कार्बन की, ठीक। और जो ग्रेफाइट का केस है, इस केस में ये इस तरीके से जो एरे बनाते हैं तो ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स की फॉर्म में प्लेस्ड होते हैं। तो डायमंड के केस में तो इस तरीके से हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ यानी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाता है, ठीक है, राइट। और ग्रेफाइट के केस में ये हेक्सागोनल जो एरे है इस तरीके से बनाते हैं, राइट। इसी तरीके से एक जो लेयर होगी वो नीचे की तरफ भी बनेगी, ये इसके साथ और ये इस एटम के साथ इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, राइट। तो ये लेयर्स की फॉर्म में होंगी, इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। अब जो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमें डायमंड और ग्रेफाइट मिला, ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी क्योंकि ये दोनों ही कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है। डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट जो है ये स्मूथ और स्लिपरी होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखी थी, ठीक है। और डायमंड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में भी बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे ही हम प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में रिजल्ट करता है, क्या बनेगा, डायमंड बन जाता है उसकी वजह से, ठीक है। और ये जो डायमंड्स होते हैं सिंथेसाइज्ड, ठीक है, यानी सिंथेटिक डायमंड्स, ये स्मॉल होते हैं साइज में, अदरवाइज ये नेचुरल जो डायमंड्स हैं उनसे अलग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, यानी इनकी जो चमक होगी वो सेम होगी, ठीक। और ग्रेफाइट जो हम यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं, जो हमारी पेंसिल होती है,
ठीक है, उसमें ग्रेफाइट ही होता है, जिसकी वजह से हम स्मूथली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एलोट्रोप है कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं फुलुरीन्स। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हुआ था SC60 विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। ठीक है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में शोन है, इस तरीके से ये 660 का स्ट्रक्चर है, और ये किसकी जैसा दिखाई देता है, जियोडेसिक डोम की जैसा, जो कि किसने बनाया था, US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर ने, और उसी के नाम पर ये इस मॉलिक्यूल को नाम दिया गया है फुलरीन। राइट, तो ये थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। Now we have these questions. Question number 1, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? हमें CO2 का डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। राइट, CO2 का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और ऑक्सीजन की है 2। तो अब कार्बन एटम के पास इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। और एक ऑक्सीजन एटम इस तरफ। राइट, तो कार्बन जो है इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग को, डबल बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, next we have question number 2, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur? यानी S8 का हमें जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। राइट, S8 हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सल्फर की जो वैलेंसी है वो भी कितनी होती है, 2। राइट, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। इस तरीके से अब हमें S8 ड्रॉ करना है, यानी हमारे पास 8 एटम्स हैं सल्फर के। ठीक है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 एंड 6। तो 6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास 8 एटम्स हैं सल्फर के, तो इनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, 1 एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th। ठीक है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरीके से इसके पास भी हैं। तो इस तरीके से हम इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ करेंगे। अब ये एटम जो नेबरिंग 2 एटम्स हैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से सभी जो एटम्स हैं वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो किसका बन गया, S8 का। ओके, आप और भी कई मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, राइट, H2S, F2, Br2, CCl2, CCl4 सॉरी। ठीक है, तो इनके आप ट्राई करके देख सकते हैं।
So that's all for today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends who are in class 10th, and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.